बाकायदा आपको इसका नॉलेज होना ही चाहिए। और एक और चीज, इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर, इसके तुरंत बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस। ओके, अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ये चैप्टर। ओके, देखो बच्चे, फोर्स होता क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है विच में मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड। फोर्स क्या है? वो एक्सटर्नल एफर्ट है, वो एक्सटर्नल कारण है, ठीक है, जिसके वजह से कोई बॉडी अगर रेस्ट में हो तो मोशन में आ जाए, या मोशन में हो तो रेस्ट में आ जाए। उस चीज को हम लोग कहते हैं फोर्स, जो एक्सटर्नल बाहर से लगा हुआ एफर्ट हो, ठीक है। ओके, साथ ही साथ क्या हो जाए, जिसके कारण रेस्ट में रहने वाले बॉडी का मोशन में आना और मोशन में रहने वाले बॉडी का रेस्ट में आने के कारण क्या हो जाए, उस बॉडी का स्पीड चेंज हो जाए। और स्पीड चेंज होगा तो क्या होगा बच्चे? स्पीड चेंज होगा तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐसा बने कि डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर शेप और साइज चेंज हो जाए, ठीक है, आकार बदल जाए, ठीक है, लुक बदल जाए। ओके, जैसे आप में से किसी को जब थप्पड़ लगता है अपने पिताजी का, तो क्या होता है बच्चे? आकार बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? गाल का शेप बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? तो वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या हो गया? शेप में परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि आपके चीक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया गया, सिंपल सा बात है। हाँ, या फिर कभी कभी आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बदल जाता है थप्पड़ लगने से या फिर डंडा लगने से। आपको जब आपके पेरेंट, आपकी मम्मी जब क्या करती है, उठा करके बेलन मारती है, तो फिर क्या होता है? आप देखते हैं कि उधर से मम्मी आ रही है बेलन लेकर के, आपको एक बेलन लगता है, आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ही बदल जाता है, आप दूसरी तरफ भागने लगते हो। तो ये हम लोग को बताता है कि फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स वो एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी रेस्ट में रहे ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देता है। हाँ, जैसे आप सोए हुए रहते हो, सुबह में 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक सुबह सुबह आती है मम्मी और फिर एक बेलन लगाती है कि आप रेस्ट में रहते हो, सोए हुए में तुरंत मोशन में आ जाते हो, बेड पर से सीधे जमीन पर, है कि नहीं? तो कोई फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो क्या करता है बच्चे? रेस्ट में रहे बॉडी को मोशन में ले आए, या फिर मोशन में रहने वाले बॉडी को रेस्ट में ले आए। जब आप बचपन में बहुत शरारत करते थे, इधर से उधर भागते रहते थे, हाँ, सोने के टाइम में इधर से उधर भाग रहते थे, तो फिर मम्मी आपको पकड़ करके 2 चमाट लगाती थी, तो फिर आप मोशन से रेस्ट में आ जाते थे। तो ये क्या बताता है? फोर्स वो एक्सटर्नल एफर्ट है जो जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ले आए, मोशन वाले को रेस्ट में ला सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है आपका मूवमेंट का, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मूवमेंट का, शेप साइज चेंज कर सकता है किसी भी बॉडी का। तो ये सारी परिवर्तन फोर्स लगाने के कारण आ सकती हैं, ठीक है। अब देखेंगे बच्चे, फोर्स का इफेक्ट्स क्या होता है, असर क्या होता है बच्चे। फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, फोर्स स्टॉप कर सकता है मूविंग बॉडी को, ठीक है। हाँ, जो बॉडी रेस्ट में है उसको मूव करवा सकता है, जो बॉडी मोशन में है उसको स्टॉप करवा सकता है। फोर्स जो है वो स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी बदल सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? मूविंग बॉडी का स्पीड भी बदल सकता है। अगर आप धीरे जा रहे हो, पीछे से कोई धक्का देगा तो आपका स्पीड बढ़ सकता है। अगर आप क्या कर रहे हो, हाँ, बहुत तेज तेज जा रहे हो, आगे से कोई रोक लेगा तो स्पीड कम हो सकता है। आगे से रोकेगा मतलब आप पर फोर्स अप्लाई करेगा, पीछे से धक्का देगा मतलब पुश और पुल भी तो फोर्स ही है ना। तो फोर्स जो है, ठीक है, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है मूविंग बॉडी का। फोर्स जो है क्या कर सकता है? मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, किस दिशा में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इधर से उधर आपको डायरेक्शन कर देगा। हम लोग देख चुके हैं एग्जांपल अभी। फोर्स जो है शेप और साइज भी बदल सकता है, वो भी एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब फोर्स जो होते हैं बच्चे, नॉर्मली हम लोग कैटेगराइज करते हैं फोर्सेस को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अगर दो फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करे एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, और दोनों के दोनों फोर्स जो है वो बराबर हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे और बराबर फोर्स हो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में यानी एक फोर्स अगर इधर लग रहा हो तो दूसरा फोर्स इधर लग रहा हो, ठीक है। यानी ये आपका F1 हो गया और ये F2 हो गया। तो फोर्स 1 जो है वो इसको, कोई आदमी इसको खींच रहा है इधर, कोई आदमी उधर खींच रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है, एक का डायरेक्शन लेफ्ट है, दूसरे का डायरेक्शन राइट है, तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो फोर्स का लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी सेम फोर्स लगे, 10 न्यूटन इधर तो 10 न्यूटन इधर भी, 5 न्यूटन इधर तो 5 न्यूटन इधर भी, यानी बराबर फोर्स लगे, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा ना बच्चों, नेट फोर्स इन दोनों के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इन दोनों के द्वारा लगाया गया, वो हो जाएगा 0, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0। और ऐसे फोर्स को बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स, जो बैलेंस करके रखे, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, 0 फोर्स लग जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। बैलेंस्ड फोर्स जो होते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदल सकते ना। ये अगर मोशन में रहता तो उसका
इसको रेस्ट में नहीं ला सकता था बैलेंस्ड फोर्स लगा करके, ये अगर रेस्ट में है तो इसको मोशन में नहीं लाया जा सकता बैलेंस्ड फोर्स लगा करके, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, दो अलग अलग डायरेक्शन में समान मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, जिसके कारण रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स हो जाता है जीरो, तो फिर कोई फोर्स लगता ही नहीं है एक्चुअली में रियलिटी में, ठीक है। आप अगर आप समान फोर्स लगाओ अलग अलग डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, यानी कोई मूवमेंट ही नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो मोशन ना मोशन होता है, और रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में ही रहता है, मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहता है। इसको कहते हैं बच्चे बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, ठीक है। क्यों नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो अलग अलग हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब अलग अलग हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा बच्चे F1 प्लस माइनस F2, F1 प्लस माइनस F2, और F1 माइनस F2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और दोनों क्या है, समान है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये F1 और F2 दोनों का दोनों क्या है, समान है, तो मान लेते हैं दोनों क्या है, F है, तो F माइनस F करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो, सिंपल। अनबैलेंस्ड फोर्स बच्चे क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, दो फोर्स एक बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में ही लगे, लेकिन एक फोर्स बड़ा हो ज्यादा हो, एक फोर्स छोटा हो कम हो, ठीक है, और तब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, और ऐसे फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा, पहले केस में एग्जांपल से समझ लो, बैलेंस्ड फोर्स में अगर इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो इधर भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब क्या, इधर 5 न्यूटन प्लस, और चूंकि डायरेक्शन उल्टा है ये पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव लेना होगा, तो प्लस माइनस 5 न्यूटन, ठीक है। तो 5 न्यूटन प्लस माइनस माइनस, तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन कितना, 0 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स के केस में 0 हो गया, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, डायरेक्शन तो इस बार भी अपोजिट ही होगा, लेकिन इस बार चेंज क्या आएगा, अगर इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर मान लेते हैं 3 न्यूटन ही लग रहा है, यानी इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर कम फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, लेकिन एक फोर्स बड़ा हो और एक फोर्स क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो तब क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स बताओ, तो डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए 10 न्यूटन एक का हो गया, प्लस और जोड़ देंगे किसके साथ, -3, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है तो इसका साइन लेंगे क्या, नेगेटिव, तो -3 न्यूटन, प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 3, यानी टोटल कितना, 7 न्यूटन, प्लस 7 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये 7 न्यूटन का फोर्स लगा तो ये जीरो के तो बराबर नहीं ना हुआ, तो जब क्या हो जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा बच्चों, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक फोर्स ज्यादा होगा एक फोर्स कम होगा। हो सकता था कि बच्चे इधर लगता 3 न्यूटन का फोर्स और इधर लगता मान लो 15 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, तब क्या करते, 3 न्यूटन प्लस और माइनस 15 न्यूटन, क्यों, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए साइन उल्टा लेंगे, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, तो 3 प्लस माइनस माइनस 15, 3 माइनस 15 -12 न्यूटन। हाँ, ये अलग बात है कि माइनस में आया, लेकिन जीरो तो नहीं ना आया, ठीक है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए फोर्स का वैल्यू, लेकिन वो जीरो ना आए, तो जीरो जब ना आए तो उसको बोलेंगे बच्चे हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स, और जीरो आ जाएगा तो बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। जीरो क्यों आता है, दो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाए, फोर्स लग रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए वो अलग बात है, वो हम लोग वो सारा केस डिस्कस करेंगे लेटर। अभी के लिए आपको समझना है, जीरो ना आए तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या हो जाएगा बच्चे, पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ मोशन बदल जाएगा, ठीक है। क्यों बदलेगा, सिंपल सा बात है ना, नेट फोर्स चाहे 10 न्यूटन, जैसे पहले केस में क्या लगा था, 7 न्यूटन का पॉजिटिव फोर्स लगा था, यानी पॉजिटिव की तरफ ये खींचने वाला है, ये पॉजिटिव की तरफ लिए थे और इसको नेगेटिव लिए थे, यानी 7 न्यूटन का फोर्स किधर लग जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इधर, यानी 7 न्यूटन से ये जो बॉक्स है, ये स्लैब है, ये किधर खींच जाएगा, लेफ्ट की ओर खींच जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला लगा है और इसको हम लोग पॉजिटिव लिए थे। दूसरे केस में हम लोग को आया था -12 न्यूटन, माइनस किधर वाला था, इधर वाला था, हम लोग लिए हुए थे, ठीक है, माइनस में, इसका मतलब 12 न्यूटन किधर की ओर खींच जाएगा, राइट की ओर खींच जाएगा। तो माइनस साइन या प्लस साइन हम लोग को केवल डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड के लिए माइनस नहीं होता, माइनस का मतलब प्लस माइनस हम लोग को डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस ले लेना, इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस ले लेना, ठीक है। यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के लिए एक अगर प्लस ले रहे हो तो उसके अपोजिट को माइनस लेंगे ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो, इसका कोई दूसरा और लॉजिक नहीं है कि हम लोग इसको क्यों लेते हैं, ठीक है। बस आपको लॉजिक ये होना चाहिए कि जो अपोजिट डायरेक्शंस में हम लोग फोर्सेज लेंगे, एक प्लस लेंगे तो दूसरा माइनस, ताकि हम लोग को डायरेक्शन को समझने में आसानी हो, सो दैट कि हम लोग कंफ्यूज ना कर जाए कि किस तरफ लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे अगला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ओके। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये ऐसा फोर्स जो क्या करे, अपोज करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है।
एक सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट है ये इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसके मोशन को जो अपोज करता है, कौन अपोज करेगा? ये सरफेस जो है इसका अपर पार्ट, ठीक है, जिस सरफेस से ये क्या कर रहा है, टकरा रहा है, वो सरफेस इसके मोशन को अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा। तो उस अपोजिंग फोर्स को बोलते हैं बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे एक बॉल जो है वो रोल करता है किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जब आप एक बॉल को छोड़ देते हो ग्राउंड के ऊपर तो क्या हो जाता है? थोड़ा दूर तो मोशन में चलता है, धीरे धीरे करके उसका स्पीड कम होता चला जाता है और एक बार जाकर के रुक जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्राउंड है ना वो इसको अपोज कर रहा है, इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो जो सरफेस मोशन में है उसके ऊपर दूसरा सरफेस, जो सरफेस रेस्ट में है, ठीक है, वो क्या करता है? एक फोर्स लगाता है, अपोजिंग फोर्स, जिसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में हो और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करें? अपोजिंग फोर्स लगा दे, तो क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएंगे, ठीक है। ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, साइकिल चलाते हैं और साइकिल का पैडल मारना छोड़ देते हैं, पैडल साइकिल का लगाना छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे करके रुक जाता है, स्लो होकर के रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है ना वो हमेशा क्या कर रहा होता है? अपोजिंग फोर्स लगाता है टायर्स के ऊपर और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण धीरे धीरे करके उसको क्या कर देता है? रोक देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। सिंपल सिंपल सा देख लो एग्जांपल के साथ। एक बॉक्स है, इस बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखे हुए हैं, सरफेस के ऊपर। इस बॉक्स को हम लोग इधर की ओर धक्का दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? इधर की ओर धक्का दे रहे हैं, और ये जो सरफेस है ना इसका फोर्स इसको दूसरे तरफ की ओर धक्का दे रहा है। तो हम ध्यान में हमेशा रखोगे, तो जिधर किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी भी ऐसे नहीं काम करेगा कि जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। अगर उसी डायरेक्शन में लगेगा तब तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा ना, क्योंकि देखो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक बात मान लो, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या है? ये देखिए हम लोग का अनिकेत है, ठीक है, ये हम लोग का अनिकेत है और ये हम लोग का कौन है? ये हम लोग का अक्षय, ठीक है, ये दोनों लड़का है। अब क्या हो रहा है? देखो ये जो है अनिकेत इस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स के साथ मान लो इस पर लगाया गया, जिसके कारण ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है अक्ष, ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? इसी डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। इस पर जो फोर्स लगाया गया वो लगाया गया कितना? 15 न्यूटन का, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं 15 न्यूटन? -15 क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है किसका? अनिकेत का, वही डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में अक्ष भी बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? 25 न्यूटन का फोर्स दोनों के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? दोनों के ऊपर कुल मिलाकर के नेट फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इधर से क्या हो रहा है? अनिकेत आ रहा है और इधर से जो है कौन आ रहा है? अक्ष आ रहा है, ठीक है, इसका डायरेक्शन ऑफ, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन इधर से और इसके ऊपर फोर्स लगाएगा 5 न्यूटन इधर से, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से आकर के कोलाइड करेगा, तो दोनों क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, डायरेक्शन अलग है तो नेट फोर्स 5 न्यूटन का लगेगा और दोनों टकरा करके एक दूसरे को रोकने का कोशिश करेगा। तो पहले केस में हम लोगों ने देखा जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है सेम हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन जब सेम हो तो फोर्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लेकिन जब डायरेक्शन क्या हो? अलग अलग हो तो घट जाता है, ठीक है, यानी कम हो जाता है फोर्स, नेट फोर्स। ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन जिधर हो रहा है, यानी जिधर फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी लग जाता तो ऑब्जेक्ट रुकता क्यों? वो तो और बढ़ता ही चला जाता। हाँ, तो इसीलिए डायरेक्शन ऑफ जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ जो मोशन होता है फोर्स लगाने का ऑब्जेक्ट का, उसके उल्टा काम करता है, तभी तो फ्रिक्शन के कारण रुक पाता है। क्यों रुक पाता है? क्योंकि फोर्स को कम कर देता है, जिस फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस फोर्स को क्या कर देता है? कम कर देता है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके कारण क्या हो जाता है? रुक पाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग है, साइन उल्टा लेंगे, ठीक है, तो उसको कम कर देता है, और जब जीरो हो जाता है तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, मिनिमाइज कर देता है। ओके, तो अनबैलेंस्ड फोर्स अगर एक्ट कर रहा है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, तो इसका स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलेगा। बैलेंस्ड फोर्स अगर कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, एक्ट, तो क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड फोर्स के एक्ट करने के कारण उसका ऑब्जेक्ट का ना डायरेक्शन चेंज होगा, ना स्पीड चेंज होगा, ना मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, ना फोर्स उस पर लगेगा कुछ सब्सटेंशियल, जीरो रहेगा। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स बच्चे लग रहा है तो मूविंग बॉडी का स्पीड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मोशन का सब कुछ बदल जाएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स को अगर हम लोग हटा लें तो क्या हो जाएगा? जो पहले का उसका खुद का फोर्स था, जो खुद का स्पीड था, उस स्पीड के साथ बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप किसी को धक्का दे देते हो, अगर कोई दौड़ रहा है, रनर है, ठीक है, एथलीट है, वो दौड़ रहा है, उसको धक्का दे देते हो, दौड़ने लगता है तेजी के साथ,
रफ्तार बढ़ जाता है। लेकिन जैसे उसके ऊपर से आपका जो फोर्स लगाया गया था वो हटा, उसका इफेक्ट हटा, तो क्या हो जाता है, वो अपने नेचुरल स्पीड के साथ फिर दौड़ने लगता है। सिंपल सा बात है। जैसे आप क्या करते हो, साइकिल को पैडल दे देते हो, दो चार पैडल जोर जोर से दे देते हो, ठीक है, क्या हो जाता है, उस पर फोर्स लगा तो वो बहुत तेजी से भागा। फिर जब आप छोड़ देते हो तो अपने तेजी अपने रफ्तार के साथ बढ़ने लगता है, ठीक है, और फिर फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक देता है। बाइक में आप क्या करते हो, एक्सेलरेट कर देते हो, तो जैसे एक्सेलरेट करते हो तो फोर्स लगता है जिसके कारण वो तेजी से बढ़ता है। फिर जा करके थोड़ा देर के बाद जब उस पर से वो अनबैलेंस्ड फोर्स इन एक्सेलरेशन आप हटाते हो तो धीरे धीरे करके वो अपने मतलब नॉर्मल वे पर आ जाता है। आप सभी को आवाज सुनाई दे रहा है एवरीवन? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी ऑल? हाँ, आवाज आ रहा है सभी को? क्या सभी को आवाज आ रहा है?